लो हैंगिंग फ्रूट्स में काउंट होती है वो। तो आपके साथ लास्ट ईयर क्या हुआ, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं लास्ट ईयर पेपर नहीं निकाल पाए, मैं आपको असलियत बताता हूँ क्या हुआ। यू वर कॉट ऑफ गार्ड। तो स्वागत है आपका हमारे पहले लेक्चर में क्रिटिकल रीजनिंग के। एंड इसमें माइस्ट्रो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमारा फ्लैगशिप सीआर माइस्ट्रो बैच जो इतने पिछले 2 साल से चल रहा है उसमें ये रिकॉर्डिंग जाएगी इसकी, इसलिए आपको माइस्ट्रो बना के ही छोड़ने वाला हूँ मैं। वही प्लान है मेरा। एंड इस साल थोड़ा डिफरेंट करेंगे हम कि हम एलआर माइस्ट्रो निकालेंगे, लॉजिकल रीजनिंग टोटल ओवरऑल। ठीक। तो आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं, बुरा मान के दिल छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है कि हमने लास्ट ईयर इतनी क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ी, एक क्वेश्चन नहीं आया। एलेट में तो आया था। ठीक। और दूसरे एग्जाम्स में भी आ ही रहा है। सारे एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आपका पढ़ा हुआ ज्ञान हमेशा वर्थ रहता है। ठीक। तो पिछली बार क्लैट के बच्चे जब जैसे बाहर निकले तो सबसे पहले मुझसे, मैं तो वहीं था सेंटर पे ही, तो एक फीडबैक यही आया, क्या फायदा इतनी सीआर पढ़ने का। अरे भाई तो फिर वो जो इतनी मोटी करंट अफेयर्स की बुक पढ़ी जिसमें से सिर्फ 25 क्वेश्चन आए उसका क्या फायदा। ऐसे तो इंसान कुछ पढ़े ही नहीं अगर परमात्मा हो कि उसको पता हो कि वहां क्या आने वाला है ना। तो उस इंटेंशन से कभी आपको कुछ नहीं पढ़ना है। सेम रूल अप्लाइज हियर एज वेल। ठीक। तो आज हम लोग इस अप्रोच से क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ेंगे कि आपको कुछ नहीं आता है, वैसे भी नहीं आता वो तो जगत जाहिर बात है वो तो। ठीक। लेकिन मैं वैसे समझाऊंगा कि आपको सही में कुछ नहीं आता है, आपको इस शब्द का मतलब भी नहीं पता, इस शब्द का मतलब भी नहीं पता, इसका पता होना चाहिए। ठीक है, इतना तो पता है। इंट्रोडक्शन, हाँ। इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है हम चालू कर रहे हैं कोई चीज और उससे फेमिलियर होना चाह रहे हैं इस लेक्चर के अंदर। ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा, हाँ, टाइप्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग पे। लॉजिकल रीजनिंग कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। पहला टाइप है एनालिटिकल रीजनिंग, जिसको आप ऐसे समझते थे पिछले साल तक, जो मीम आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ऐसा ही आप समझ रहे थे कि क्या है ये बावासीर, क्यों पढ़ना है, रहने दो। ठीक। तो क्या बावासीर चीज बना दी थी फिर वो एग्जाम में, वो आपको पता लग गई। एक होती है एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग क्या होती है? ये व्हाट पार्ट ऑफ योर ब्रेन टेस्ट करना चाहती है। आपके ब्रेन में एक एनालिटिकल पार्ट होता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यू टू एनालाइज थिंग्स। मेरे साथ साथ बेटा नोट करते जाना है, भले ही मैं बहुत जनरल चीज लिख रहा हूं तो भी। ठीक है, जैसे जैसे लिखते जा रहा हूं वैसे वैसे आपकी कॉपी में उतरना चाहिए वो चीज। मेरा मुंह तो देखोगे ही, लेकिन स्क्रीन भी देख लेना पीछे क्या लिखा हुआ। ठीक है। तो ये हो गया कि आप चीजों को एनालाइज कैसे कर पाते हैं। आपने कभी ये सोचा है कि यार सामने वाला, मैं उसको कुछ समझाना चाह रहा हूं कि भाई ये देख, इस क्लास में अगर अपन ऐसे बैठेंगे ना तो ऐसा अपन को काम अच्छा हो जाएगा अपना। ठीक है। या फिर ये वाली चीज मैंने तुमको ऐसा समझाया कि नहीं मुझे पिंक कलर की मर्सिडीज क्यों खरीदनी है, मुझे पर्पल कलर की मर्सिडीज क्यों खरीदनी है, इसलिए खरीदनी है। और सामने वाला आपकी बात समझ ही नहीं पा रहा है। ठीक। कभी आपने ऐसा अपनी लाइफ में अगर फील किया हो, उसकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत खराब है, वो चीजों को एनालाइज नहीं कर पाता है। क्या मैं एक वकील से ये उम्मीद कर सकता हूं कि उसकी ये वाली स्किल्स वो खराब छोड़ दे जिंदगी भर? बिल्कुल नहीं। आप केस सॉल्व करने जाओगे, सामने रखे डॉक्यूमेंट, सामने पड़े एविडेंस, सामने पुलिस की जो भी वेरिफिकेशन हो रही है, जो भी रिपोर्ट्स बन रही है, सब कुछ अगर आप एनालाइज ही नहीं कर पाए ढंग से कि ये ऐसा ऐसा हुआ था, अच्छा ऐसा हुआ होगा। ठीक। ये इवेंट हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। ठीक है, ये इसके साइड में बैठा था, नहीं वो उस तरफ फेस करके बैठा था, तो उस टाइम पे ऐसा हुआ होगा, इसके साइड में यही बैठा होगा। क्या एक अच्छे वकील को ये सब चीजें आनी चाहिए? डू यू अग्री? थोड़ा है ना, अनम्यूट कर करके चिल्ला देंगे तो मजा आएगा। रिकॉर्डिंग जब यूट्यूब पे जाती है आप भी जाते हो फिर उसके साथ। ओके, ठीक है। क्या अच्छे वकील को आनी चाहिए ये चीजें? बिल्कुल आनी चाहिए, हम सब अग्री करते हैं इस चीज पे। ठीक है। तो अगर आप चीजों को एनालाइज कर पा रहे हो तो आपकी रीजनिंग टेस्ट हो रही है कि हाँ मैंने एनालाइज तो कर लिया, अब एनालिसिस के बाद क्या मैं किसी कंक्लूजन पे पहुंच पा रहा हूं, क्या मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है उस एनालिसिस के बाद। ये एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट होता है। अब आपको मैं एग्जांपल बताता हूं। मेरे मम्मी के पापा
कि बेटी मेरी कौन हुई, मैंने ऊपर नीचे करके अपनी ही मम्मी की बात कर ली, ठीक है। ये क्या हो गया, ये ब्लड रिलेशंस हो गया, ठीक। उसके ताऊ के बच्चे का पापा का, चाचा का, नाना का, ये कौन है, यही होता है ब्लड रिलेशंस, ठीक। आपको एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में लेके जा रहा है इन टर्म्स ऑफ फैमिली, ठीक है। जैसे मान लो हस्बैंड हो गया, उसकी कोई वाइफ होती है तो ऐसे बन जाता है हस्बैंड इक्वल टू वाइफ, एक लेवल पे माना जाता है। इन दोनों का कोई बच्चा होता है, सन होता है तो आपने ऐसे लिख दिया, सन और डॉटर हुए तो सन और डॉटर आपने ऐसे लिख दिया, ठीक। तो इधर आपने सन की ब्रांच आउट कर ली, सन की भी कभी शादी होगी अगर कुंवारा नहीं रहा तो, ठीक। इनकी भी शादी होगी, ये आपकी फैमिली ट्री में आ जाएंगी। डॉटर की भी किसी से शादी होगी, इसको जीजा लिख देते हैं जे, ठीक है। तो डॉटर की भी शादी होगी, ये कहीं जाएंगे तो इनका फैमिली ट्री अपन सेपरेट कर देंगे, ठीक है। तो बात वो है, ये एक एग्जाम्पल है ब्लड रिलेशंस का। सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन टेस्ट। मैं अपने घर से नॉर्थ की तरफ निकला था, फिर मुझे एक लड़की दिखी तो मैं वेस्ट में मुड़ गया, फिर मुझे पता लगा कि नहीं वो तो ईस्ट फेसिंग खड़ी थी, फिर मैं उसकी तरफ जाने लगा तो वो एकदम साउथ में मुड़ गई, तो मैं पीछा करते करते साउथ में चला गया। अब मैं किस तरफ हूँ, लड़की तो नहीं दिख रही लेकिन मैं रास्ता भटक चुका हूँ, अब आप बताइए मैं किस तरफ फेस कर रहा हूँ, ठीक। ये क्या है, अगेन डायरेक्शन टेस्ट, ये एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट है। अब आप मुझे बताओ, क्या ये कंसेप्ट कोई बहुत आपको साइंटिफिक लग रहे हैं या फिर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि रॉकेट साइंस है, कहीं से किसी को भी ऐसा लग रहा है। एनालिटिकल रीजनिंग कभी भी लिख लो अपनी कॉपी में, कभी भी एआर को हवा नहीं बनाना है। डू नॉट मेक अ फस अबाउट इट एवर, बिकॉज इट इज इन फैक्ट वे सिंपलर देन सीआर, वे सिंपलर देन सीआर। कभी किसी इंसान, यहाँ पे कितने लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको कुछ कुछ कंसेप्ट्स एआर के बहुत अच्छे आ गए हैं और कभी कुछ गलत नहीं कर पाते उसमें। आपको फिर वो कंसेप्ट करने के बाद पता लग रहा हो कि भाई इस लेवल की एक्यूरेसी तो सीआर भी नहीं दे पाता है मुझे कभी, ठीक है। तो ये लो हैंगिंग फ्रूट्स में काउंट होती है। वो तो आपके साथ लास्ट ईयर क्या हुआ, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं लास्ट ईयर पेपर नहीं निकाल पाए, मैं आपको असलियत बताता हूँ क्या हुआ। यू वर कॉट ऑफ गार्ड के भाई इसकी तो तैयारी ही नहीं करी थी। हाँ हाँ, क्लास ही कर रहे हैं, म्यूट कर लो रुद्रांश बेटा। हाँ ठीक है, हाथ नीचे कर सकते हैं आप लोग। तो मैं आपको ब्रूटल ट्रूथ बता दूं, अब किसी से कभी भी कोई आपका दुखड़ा छेड़ने की कोशिश करे ना, इसके ऊपर बता देता हूं, आप वैसे ही पकड़े गए थे जैसे इजराइल यौम किपुर वॉर में, ठीक। कैसे, यू वर नॉट प्रिपेयर्ड। ये आपको राघवेंद्र सर पढ़ा चुके हैं, पढ़ा ही रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। मुझसे 100 टाइम्स बेटर टीचर तो वही है जिन्होंने मुझे ही पढ़ाया है, ठीक। तो सबसे बड़ी बात, अपना एआर तो सॉर्टेड है। सीआर में जो रहता है वो थोड़ा ऐसा रहता है कि सह लेंगे थोड़ा। क्यों रहता है, सीआर के लिए हमको कुछ केवियट्स लिखने। केवियट्स क्या होते हैं, कुछ ऐसी चीजें जिन पर सावधानी बरतनी पड़ेगी, ठीक। सबसे पहला फैक्ट आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यू कैन नॉट बी 100% श्योर, नहीं हो सकते आप कि ये ही आंसर है, ठीक। क्योंकि अब अगर मैं एक वार्तालाप कर रहा हूं, मान लो वंदना मुझसे बात कर रही है कि भैया वेज क्यों अच्छा होता है, नॉन वेज क्यों अच्छा नहीं होता, और मैं इसका उल्टा लॉजिक दे रहा हूं, हम दोनों कहीं ना कहीं अपने अपने स्टैंड पॉइंट पे सही साबित हो जाएंगे लास्ट में, ठीक। तो जो रीजनिंग होती है वो सब्जेक्टिव होती है, ठीक है, बात समझे। आप 100% श्योर तो नहीं हो सकते कि मेरा जो आंसर आया था यही आंसर है, लेकिन हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मम्मी ने आपको बचपन में बताया हुआ चड्डी पहन के सड़क पर नहीं निकलते, है ना। क्यों नहीं निकलते, अब वो रूल्स है कि भाई ये सिविक सेंस होती है, ये तुम्हारे अंदर कमी होगी, ठीक है। झुग्गी वाले में, बस्ती वाले में और तुम में यही अंतर है कि वो चड्डी पहन के खड़े रहते हैं बाहर, आप कपड़े पहन के निकलते हो, ठीक है। तो ये क्या, ये कुछ रूल्स हैं कि भाई हमें ऐसे फंक्शन करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझसे बात कर रहे हो तो तू करके बात नहीं करोगे, ये आपकी तमीज है और ये अनसेड रूल है कि आप ऐसे बात नहीं करोगे मुझसे, ठीक है। ये कुछ चीजें होती हैं जो कि अनसेड रहती हैं, लेकिन एक प्रॉपर क्रिटिकल रीजनिंग को तोड़ूं अब मैं जरा। रीजनिंग तो आपको पता है कि कोई रीजन है आपके पास किसी चीज के लिए, रीजनिंग दे पा रहे हो। क्रिटिकल का मतलब है क्रिटिसाइज करते हुए उसकी तह तक पहुंचना, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग का मतलब है अपने दिमाग को इस मोड में डालना कि हम जरा क्रिटिसिज्म वाले मोड पे जाते हैं, ठीक। एक्चुअल मीनिंग नहीं है ये,
बता रहा हूँ, क्रिटिसिज्म वाले मोड पे जाते हैं लेकिन क्रिटिसाइज कर नहीं रहे। ठीक, एक क्रिटिकल थिंकिंग पार्ट भी होता है ब्रेन का। आपको दो पार्ट बताए थे, एक होता है एनालिटिकल पार्ट जहां पर आप चीजों को पहले प्रॉपर एनालाइज करते हो, फिर एक स्टेप बाय स्टेप मेथड यूज करके उसके आंसर तक पहुंचते हो कि मैं ऐसे गया, फिर मैं ऐसे गया, फिर मैं इधर मुड़ा तो हाँ शायद मैं ऐसे तरफ देख रहा हूँ। ठीक है, एनालिटिकल वाला पार्ट हो गया। क्रिटिकल वाला पार्ट ये है कि सामने सब कुछ 100% दिया नहीं हुआ है, सोचना पड़ रहा है। यहां पर आपकी प्रोसेसिंग लगती है, दिमाग की प्रोसेसिंग। कभी चैट जीपीटी से सॉल्व करवाना सीआर का पैसेज, नहीं कर पाएगा, कभी उसका सही आंसर नहीं देगा। और मॉक में जो आपकी रीजनिंग से गलत निकले ना, समझ जाना जीपीटी से बनाया है। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग एक एआई बॉट नहीं समझ सकता, क्योंकि उसके अंदर जाती है ह्यूमन प्रोसेसिंग। ठीक, ह्यूमन प्रोसेसिंग ही सबकी अलग अलग लेवल की होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि आज क्लास 7 बजे, ठीक, कोई इंसान बोल रहा है क्लास आज ही है क्या, साफ साफ लिखा नहीं था आज क्लास 7 बजे। ठीक है, सुबह मैंने 6 बजे मैसेज डाला, ठीक है, ग्रुप पे के क्लास एट 7। अब यहां पर वो आज नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है सुबह 7 बजे है कि शाम को 7 बजे है। इन जनरल हमारी क्लासेस कब होती है, शाम को। ये आप अज्यूम नहीं कर सकते थे कि शाम के ही 7 बजे क्लास होगी। ठीक, ये आपकी सीआर वीक होने के लक्षण हैं, और इसकी कोई दवा नहीं, इसका कोई एंटीडोट नहीं। इसके लिए आपको जीके इन्फिनिटी ज्वाइन करना पड़ता है, जिससे आपकी बहुत अच्छी हो जाती है दिसंबर तक। ठीक, बात वो है, ज्यादा मुझसे बात कर ली तो 1 महीने में ही हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैं मुंह पे उतार देता हूँ इंसान कि बेटा तुम्हारी सीआर तो ऐसे सही होगी मुझसे बात कर करके। ठीक, अगर आपकी सीआर बहुत अच्छी हो गई, व्हाट विल बी योर पर्सनालिटी लाइक, करिश्मा आ जाएगा आपकी पर्सनालिटी में, आप सेवेज बन जाओगे। आपको अपने स्कूल के बैचमेट्स अगर अभी नहीं लग रहे हैं तो कुछ दिन बाद भूते लगने लगेंगे। ठीक है, तो बात समझ में आ रही। जब हम क्लैट की तैयारी करते हैं, ये बाय डिफॉल्ट फैक्ट है कि आपको अपने स्कूलमेट्स सारे नाली के कीड़े समान लगने लगते हैं। ठीक, किस किस को ये रियलाइज हुआ कि भाई किस लेवल की बातें कर रहे हैं ये टुच्ची छिछोरी, मेरा लेवल इनसे ऊपर आ चुका है। मतलब मैं अकेला नहीं था 2017-18 में। ठीक, होता है ऐसा ही होता है। वो पता है क्यों होता है, सबसे पहली चीज आप लीगल रीजनिंग के थ्रू लॉ समझ जाते हो पूरा। आपको पता है कि यार चीजें ऐसे फंक्शन होती हैं। दूसरी चीज आप ये डेवलप कर लेते हो कि भाई कोई आर्ग्यूमेंट अगर कोई दे रहा है तो उसके शूज में जाके उसका अजम्पशन देखना पड़ता है, तब जाके मैं कोई कंक्लूजन बनाऊंगा। सामने वाला नहीं, जो बोलता है वही होता है, मम्मी ने तो यही बोला था। ठीक, तो इस लेवल के सामने वालों के IQ है। ठीक, इसलिए आपके स्कूल वाले उसी शहर में बैठे रह जाते हैं और आप शायद बैंगलोर हैदराबाद पहुंच जाओ। ठीक है, बात समझ में आई। मेरे स्कूल वालों से मैं रिसेंटली कनेक्ट हुआ पिछले ही हफ्ते। ठीक है, अलग अलग लड़के लड़कियां सबसे मैंने बातचीत करी। हम लोग बहुत बहुत सालों में कनेक्ट होते हैं, क्योंकि सेम फैक्ट, मुझे नहीं लगता कि मैं इन पे टाइम लगाऊं, इसलिए मैं उनके मैसेजेस बहुत दिनों में रिप्लाई देता हूँ कि हाँ भाई, और भाई क्या हाल है, बढ़िया, तेरे क्या हाल है, बढ़िया, बस 4 लाइन में कॉन्वर्सेशन खत्म। कहाँ है तू आजकल, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं भोपाल में। अब मेरा रिप्लाई आने लगा कि हाँ मैं भी भोपाल में। ठीक, तो स्कूल वालों के साथ यही होता है कि वो शुरू से लेकर अभी तक वही है। मेरे हिसाब से आपको मेच्योर होने के लिए अपने शहर से बाहर निकलना पड़ेगा, उस शहर में रहते हुए आप मेच्योर नहीं हो सकते। 200%, 100% सही फैक्ट है ये। ठीक है, 100 के 200 बोल दो। आपको अपने जिस शहर में पैदा हुए हो, जहां पर आपके पेरेंट्स रहते हैं, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक अपने कपड़े खुद नहीं धोगे, जब तक चौराहे पे रात में भीगते हुए नहीं खड़े होगे बारिश में, कोई ओला उबर नहीं मिल रही होगी, फिर फिगर आउट करना पड़ेगा कि यहाँ से कैसे निकलूं। तो दैट मेक्स यू मेच्योर। ये नहीं हर बात पे मम्मी वो गाड़ी भेज देना, कॉलेज से फेस्ट खत्म हो गई है, मैं घर आ जाता हूँ, बस ऐसे नहीं होगा। मम्मी पापा करते हुए कुछ साल बाद में भी आप ये रियलाइज करो कि हाँ अब मैं वापस घर जा सकता हूँ। ठीक, वो भी सही सिचुएशन है। ठीक है, लेकिन समझदार बनने के लिए, मेच्योर बनने के लिए घर से निकलना जरूरी है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही बुरा हो जाएगा अगर आपके शहर में NLU है वही मिल गया। ठीक है, पेरेंट्स को तो वही चाहिए है ना, कि हम तो कुछ नहीं चाहते, ये यही वाला मिल जाए,
बढ़िया है, ठीक है। जो रायपुर में रहते हैं, जो भोपाल में रहते हैं, जो बैंगलोर में रहते हैं, हैदराबाद में, उनके पेरेंट्स तो वही चाहते हैं। आप तो इतनी मेहनत करवा दो, यही मिल जाए, ठीक है। मैं चाहता हूं कि ये तो ना मिले बस, उसके अलावा ऊपर नीचे कुछ भी मिल जाए, ठीक है। तो शायद आप भी वही चाह रहे होंगे। तो क्रिटिकल रीजनिंग हमको थोड़ा ये समझना है कि हम बहुत ज्यादा अल्टीमेट सैवेज लेवल पे पहुंच जाते हैं, हमें दुनिया में से इंटरेस्ट खत्म होता जाता है जब हम क्रिटिकल रीजनिंग अच्छी कर लेते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, बाय चांस विथ मेहनत अगर आप यहां पहुंच गए, कोई भी एनएलयू, तो आपको पता है ना कि जो भी बंदा यहां आया है वो क्लैट निकाल के आया है ना, प्रॉपर एग्जाम निकाल के आया है, उसकी क्या अच्छी होगी, क्रिटिकल रीजनिंग। उन लोगों से फिर बातचीत करने में आपको एक अल्टीमेट इंटेलेक्चुअल लेवल फील होने लगता है, ठीक है। मैं आपसे बोलूं, अगर आप ये नॉर्मल ईरान इजराइल वॉर की बात कर रहे हैं, अगर हम मिडिल ईस्ट पे जो वॉर चल रही है, मैं अगर अभी अपने एनएलयू में होता या एनएलयू के अंदर होता, इस लेवल की बातें होती हैं, क्योंकि मैं भी वही बातें करता हूँ, अपन तो करंट अफेयर्स पढ़ाते ही हैं, मैं वैसी बात करूंगा, मुझे सामने से 4 फैक्ट बताने वाला इंसान बैठा है वहां पर उस कैंपस के अंदर, ठीक। ये नहीं कि भाई इफ यू आर द स्मार्टेस्ट इन योर रूम, सुना होगा आपने, यू आर इन द रॉन्ग रूम, ठीक। यहाँ अगर आप ही सबसे समझदार हो, आप गलत कमरे में बैठे हो। आपको ऐसी जगह बैठना है कि जहां पे आपको डम फील हो कि यार इन सबको तो कितना कुछ आता है, तो सीखना, तू भी सीख, ठीक है। और जब इन सबसे बड़ा हो जाए तो बाहर निकल, दूसरे कमरे में बैठ जाके। बात समझ में आई? तो ऐसे फंक्शन किया जाता है, इसीलिए कहाँ जाना इंपॉर्टेंट है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे आपको सीखने मिलता है कि बातें किस टेंजेंट टेंजेंट पे जा सकती हैं, कैसी कैसी चीजें होती हैं, ठीक। आगे चलते हैं। अब वेयर इज सी आर यूज्ड? सी आर इन सारे एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पाई जाती है, ठीक। हम ज्यादा से कम की तरफ जाएंगे, ठीक है। क्लैट में सबसे ज्यादा आती थी, 1 साल नहीं आई बस, इस साल आ जाएगी वापस। मेरा मानना ये कि क्लैट में वापस से सीआर पूछ ली जाएगी, क्योंकि उनका मतलब ये है कि वो 1 साल पैटर्न ऐसा रखते हैं कि भाई डम बच्चे तो पहले ही बाहर हो जाए, जो इतने डम है कि जिनको लग रहा है कि एक साल ए आर आ गई, अगली साल से ए आर आएगी, तो वो पहले ही बाहर हो जाओ तुम, क्योंकि हम तो कुछ भी कर सकते हैं। क्लैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 90% ऑफ द ए आर के जो कंसेप्ट होते हैं, ए आर लिमिटेड है सिलेबस, अपना करंट अफेयर्स जैसी नहीं है कि जब जो माथा टिका उस पर तिलक मार दिया, ठीक। कि जब जो करंट अफेयर्स जैसा मन, जो जिसका मन हुआ उसको मरवा दिया, वो करंट अफेयर्स बन गया, ठीक। ऐसा करंट अफेयर्स जैसा नहीं है कि बिल्कुल आप क्लैट के एग्जाम हॉल के बाहर लिस्ट रिवाइज कर लूं, ठीक, तब भी खत्म ना हो, तब भी सेटिस्फेक्शन ना हो। यहाँ पे सिलेबस खत्म हो जाता है क्रिटिकल रीजनिंग, मुश्किल से 20 क्लास, ठीक। एलिट, ये जो इसका 10% बचता है ना, वो यहाँ पे आता है। लॉजिकल फैलेसी, पैराडॉक्स, ये सारी चीजें अभी आगे हैं, पूरी लिस्ट बना के लाया हूं, वो सारा एलिट में आता है। कुछ कुछ अजम्पशन कंक्लूजन आ रहा है पिछले 2 साल से, तो अगेन वी विल नॉट अंडर एस्टिमेट एलिट, ठीक है। एलिट तो क्लैट का बाप है सरप्राइज करने के मामले में, ठीक है। उसके बाद एल नेट, अच्छी खासी लॉजिकल रीजनिंग आती है इसमें, स्पेशली ए आर। ए आर थोड़ी ज्यादा रहती है, सी आर जो थोड़ी बहुत रहती है वो भी ये वाली रहती है 10%। एल नेट क्या है, ये वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज और JGLS के लिए रहता है, ठीक है, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, ठीक है। मतलब पैसा हो तो थर्ड वाला पढ़े, उसके नहीं है तो सीधे स्लेट पे जाए, ठीक है। कि नहीं भैया हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है तो मत पढ़ो, एल नेट नाम की कोई चीज नहीं होती बेटा, ठीक। तो उसके बाद अगला पेपर स्लेट, बहुत इजी जी। जिस इंसान ने शिद्दत से क्लैट के लिए मेहनत करी, बाय चांस उसका ऐसा हुआ कि इस साल भी पेपर नहीं निकला, या फिर पहला अटेम्प्ट था उसमें पेपर नहीं निकला, स्लैट आपका पक्का निकलेगा, ठीक। स्लैट अगर आपने अच्छी खासी मेहनत करी है, स्लैट निकल जाता है, क्योंकि सब कुछ ऑलमोस्ट वन लाइनर सा आता है, ठीक। 1 लाइनर, 2 लाइनर, 3 लाइनर, सीआर वहां पर निपट जाती है अच्छी सी। MHCT में थोड़ी AR ज्यादा आती है, CR के क्वेश्चन 5 आएंगे मुश्किल से, ठीक। वो भी बहुत आसान वाले, अजम्पशन कंक्लूजन, तो अगेन डुएबल। CUET में तो उनको शायद पता ही नहीं है ये सब क्या होता है, बट कभी कभी डाल देते हैं सरप्राइज करने के लिए 1-2 क्वेश्चंस, तो CR आप उधर भी उम्मीद कर सकते हैं। वही डिसेंडिंग ऑर्डर में डाला था मैंने उसको, ठीक है। तो आप मेरे हिसाब से तो शायद इसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ये सपना जरूर होगा, बट सपने से थोड़ा बाहर आओ, रियलिटी पे, ठीक है। एलेट सबको सपने देखने पसंद है, वो सुहाने लड़कपन के हैं चाहे वो असली बात के हैं, वो बात अलग। अब वाई इज इट इंपॉर्टेंट, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो पहले ही चलते हैं।
3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, 3 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, आपको मेरे साथ साथ लिखना है। पहला टाइप होता है 1 और 2 स्टेटमेंट बेस्ड। या तो एक स्टेटमेंट दे दिया या तो 2 स्टेटमेंट दे दिए, ठीक। दूसरा होता है पैराग्राफ बेस्ड, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द आर्ग्यूमेंट टाइप, ये आपने थोड़ा ज्यादा देखा होगा क्लैट में, स्ट्रक्चर ऑफ द आर्ग्यूमेंट, ठीक। थर्ड टाइप होता है अदर्स, जो कुछ नहीं वो ये, ठीक। ये थर्ड टाइप हो गया। पहला क्या हो गया, 1 और 2 स्टेटमेंट बेस्ड, एक स्टेटमेंट या 2 स्टेटमेंट। इसका एग्जांपल अभी अगली स्लाइड में बता देगा क्या क्या है, तो लिख लिया। 1 और 2 स्टेटमेंट बेस्ड का एग्जांपल, आपने ये सारी चीजें कभी ना कभी देखी होंगी, पढ़ी होंगी। सिलोजिज्म, कंडीशनल लॉजिक, अजम्पशन, कंक्लूजन, स्ट्रॉन्ग वीक आर्ग्यूमेंट्स, कॉज इफेक्ट रिलेशंस, कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक। ये जो नीचे वाले हैं ये 1 और 2 स्टेटमेंट बेस्ड में भी आ जाते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको इजी वाली बताई एमएचसीटी टाइप, एमएचसीटी स्लैट वाली, उसमें ये भी इंक्लूड हो सकता है। लेकिन इन 4-5 टॉपिक्स की खासियत ये है कि ये पैराग्राफ में भी डाल सकते हैं इसको, ठीक। अभी मतलब अगर बहुत लोग ऐसे होंगे पहली बार क्लास में बैठे होंगे, पहली बार सुन रहे होंगे इन रावणों का नाम, देख लेंगे, समझ लेंगे, इतनी डरने की बात नहीं। घबराइए मत, आपकी आवाज मेरे तक आ रही है, डरने की कोई जरूरत नहीं, पढ़ लेंगे सब, ठीक है। अब अगला पैराग्राफ बेस्ड, ये वो चीजें हैं थोड़ी, वो जो 4-5 थे वो प्लस स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हो गया, मेन आइडिया, सेंट्रल थीम, ठीक है, कि पूरा उठा मिला जुला के कंक्लूजन क्या निकालते हो। स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, फ्लॉ इन द रीजनिंग, के रीजनिंग अगर कुछ है तो उसमें फ्लॉ क्या दिख रही है आपको, ठीक है। इन्फरेंस टाइप, हर इंसान फंसता हुआ इसमें, हर दूसरा आदमी इन्फरेंस नहीं निकाल पा रहा, ठीक। हम भी आपकी रैंक देख के नहीं निकाल पा रहे थे इन्फ्लुएंस कैसी कैसे आ गई, ठीक। तो कोई बात नहीं, हम दोनों फंसते हैं उसमें, ठीक। पैरेलल स्ट्रक्चर, कि भाई अगर ऐसा होता तो क्या वैसा वैसा होता। ये अगेन ये जो सारी आपको नीचे की बता रहा हूं मैं, एलेट, ये थोड़ी 2 बार में दिमाग में घुसने वाली चीजें हैं, लॉजिकल कोरोलरी भी मिला दो। फ्लॉ इन द रीजनिंग, इन्फरेंस, पैरेलल स्ट्रक्चर और लॉजिकल कोरोलरी, ये सारे एलेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं समझा रहा था कि ये क्यों एक बार में समझ में नहीं आते, क्योंकि ये रीजनिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रहती है इसकी, ठीक। कि मतलब मैंने अगर एक लाइन आपको समझाई कि देखो ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, आपको ये एक बार में समझ में नहीं आएगा, मुझे इसके मल्टीपल एग्जांपल्स लगेंगे, आपको मल्टीपल सिनेरियोज अज्यूम करने पड़ेंगे, तब जाके ये चीज समझ में आएंगी। इसमें से भी सबसे आसान समझाऊं तो फ्लो इन द रीजनिंग होता है, बहुत, अगर जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा कि फ्लो इन द रीजनिंग निकालना आसान। वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर फ्लो के साथ आपको अजम्पशंस अच्छे से आने चाहिए, तो जिसके अजम्पशंस अच्छे हैं वो आधी सीआर तो वैसे ही मास्टर कर लेता है, ठीक है। आधी क्या, मैं 75% अगर सीआर की बात करूं, अभी लिख लो कॉपी में, तो जब हम पढ़ेंगे वो आपको वो चीज पता होनी चाहिए। अगर आपने अजम्पशंस वाली क्लास बहुत अच्छे से करी है और एक बार में दिमाग में चला गया है, दिमाग में जाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके मल्टीपल प्रैक्टिस क्वेश्चंस वो तो मैं दूंगा ही, ठीक, सामने बैठ के करेंगे भी। लेकिन अगर वो चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक, मक्खन हो जाएगी सीआर। सीआर ऐसी होती है कि लोग ऑलमोस्ट 2-3 क्वेश्चन छोड़ के पूरी पूरी अटेम्प्ट करके आते हैं और पूरी पूरी सही भी हो जाती है, ठीक है। उनको भले ही ना लगे एग्जाम हॉल से निकल के कि यार पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वो हो जाती है सही, क्योंकि आप साल भर इतनी प्रैक्टिस करते हो उन चीजों की, ठीक है। तो सीआर आपको अगर पूरी आ जाती ना, आधे लोगों का सिलेक्शन हो चुका होता जो यहाँ बैठे, ठीक है। अगर क्लैट में सीआर आ जाती एआर की जगह पूरी की पूरी, ठीक है, तो आपकी अच्छी होगी पहले से, में भी बढ़िया बात है। जिन लोगों की सीआर अच्छी थी लास्ट ईयर, एक बार हाथ उठाएंगे। आपके पास चैलेंज ये है कि उस अच्छे को बरकरार रखें, ठीक। प्रैक्टिस से, रिवीजन से वो सीआर को अच्छा रखना है। यश तुम्हें शर्म नहीं आ रही हाथ उठाते हुए?
तुम्हारी तो मैंने देखी थी, तुम तो बीच मॉक में बुकलेट बंद कर देते थे कि नहीं बन रहा मुझसे। तुम कह रहे हो यार अच्छी थी। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक, हाथ नीचे कर लो। यश का मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ। एक दिन इनको हमने मॉक दिया सॉल्व करने के लिए, ठीक। आधे मॉक में 20 मिनट बाद, नहीं करना साला, कल देखेंगे। उठ गए सीधे सीट से बाहर। मैंने कहा ये जो कुछ क्वेश्चंस करें इसको मिलाओ तो सही तुम। क्वेश्चन चेक करे उसमें, गलत गलत गलत, नहीं करने चेक। तो ऑफलाइन एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर हर्षिता के साथ बैठ के एनेक्डोट्स बताएंगे अगली मीटिंग, ठीक है। तो अब आगे चले। अदर टाइप्स में क्या क्या आता है? फैक्ट्स, इन्फ्रेंस, जजमेंट्स। बहुत आसान होता है, ठीक। फैक्ट्स, इन्फ्रेंस, FIJ बोलते हैं इसको, FIJ। कैट में ज्यादा आता है ये। कैट का नाम सुना होगा, हर दूसरे घर में उसका एस्पिरेंट बैठा रहता है ना। एक कैट एक UPSC, थोक के भाव में लोग फॉर्म भरते हैं। क्या कर रहा है बच्चा? UPSC की तैयारी कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चा? कैट की तैयारी कर रहा है। तैयारी करता रहता है वो, तैयारी में बैचलर्स कर लेता 3 साल, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम है जिसमें बस तैयारी ही तैयारी करते रहते हैं हर मिडिल क्लास के बच्चे, ठीक है। और पेरेंट्स को इसी में स्टेटस सिंबल मिलता है। लोग ये सोचते हैं कि किसी को UPSC की तैयारी कर रहा है बोलेंगे तो बहुत ज्यादा उनकी तारीफ हो जाएगी, ठीक है, कि हमारा बच्चा UPSC की तैयारी कर रहा है, दिल्ली गया हुआ, दृष्टि का बैच लिया उसने 2.5 लाख का। हाँ, अचीवमेंट है इसमें कुछ, पैसा जिसके पास होगा उसने लिया है, ठीक। कौन सा ऑल इंडिया लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके बाद दृष्टि IAS का बैच होता है, ठीक है। तो अब डिग्री ऑफ फॉल्सिटी, कोई चीज कितनी गलत है ये वो बताता है। पैराडॉक्स, ठीक। पैराडॉक्स अगेन ये सब एलेट वाले टॉपिक्स हैं। FIJ छोड़ के ये 2 डिग्री ऑफ फॉल्सिटी प्लस दिस 6 टॉपिक्स एलेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी से बता दूं उन लोगों के लिए जो एलेट की तैयारी करने का सोच रहे हैं, जिनको NLUD थोड़ा प्यारा लगता है, आप ये टॉपिक्स अलग से लिख के रख सकते हैं। जब मैं बता दूं आपको कि आज हम ये पढ़ने वाले हैं, उस क्लास में जरूर आ जाना, भले ही आप बाकी निपटाते रहो वैसे, ठीक है। बाकी निपटा दी तो वैसे भी कुछ समझ में नहीं आएगा उस क्लास में, ठीक है। आगे व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से ये भी बता देता हूं। ये कुछ चीजें हैं जो कि मास्टर करनी ही करनी है, इसके बिना तो क्लैट से कंपटीशन से बाहर है। अजम्पशंस पूरा लिख लेना आगे। कंक्लूजन्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वीक आर्ग्यूमेंट्स और इन्फरेंस। ये ऐसा नहीं है कि इतना करके चले जाऊं तो हो जाएगा, क्या नहीं, इतना तो करना ही करना है, इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये क्यों लिखवाया? क्योंकि यही आधार है, दिस इज द बेस ऑफ ऑल द कंसेप्ट्स ऑन विच द एंटायर क्रिटिकल रीजनिंग इज बेस्ड अपॉन। बात समझ में आई? ये वो बेस है, ये बेस अगर आपका खराब है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसी में से कहीं निकल जाता है मेन आइडिया, सेंट्रल थीम, इसी में से कहीं निकल जाता है वो फैक्ट्स, इन्फ्रेंस, जजमेंट, बीच में आई क्या है? FIJ, ठीक है। इन्फ्रेंस इसी में से निकल जाता है। स्ट्रॉन्ग वीक आर्ग्यूमेंट्स आप अजम्पशन कंक्लूजन के बिना सॉल्व ही नहीं कर सकते, ठीक है। बात समझ में आई? ऐसे अपन इसको कनेक्ट मारते हैं। अब गधों की रेस में घोड़ों को भी अगर दौड़ना है, ठीक है, घोड़ों की रेस में गधों को अगर दौड़ना है तो क्या करेंगे? हम CPTR मॉडल फॉलो करेंगे। ये CPTR मॉडल क्या है? CPTR मॉडल इज समथिंग जिससे आप क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ेंगे, ठीक। एंटायर अप्रोच ऑफ स्टडिंग CR,